तो फारसी की जो क्लास है उसके तहत उर्दू फारसी जबान की अहमियत आज के इस जलसे की सदारत फरमाएंगे दिलदार देहलवी साहब। मेरी आपसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप डायस पर तशरीफ लाएं। आज के मेहमानों खुसूसी आली जनाब बलबीर माधोपुरी साहब से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएं। आज की मुक़र्रिर मोहतरमा प्रोफेसर हरप्रीत कौर साहिबा प्रिंसिपल माता सुंदरी कॉलेज साहब से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप डायस पर तशरीफ लाएं। उर्दू फारसी क्लास के उस्ताद मोहतरम ताहिरुल हसन साहब से बेहद अदब के साथ दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएं। हजरत गालिब इंस्टीट्यूट की एक खूबसूरत रिवायत रही है कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल फूलों से करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर महजा रजा साहब से कि आप दिलदार देलवी साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। जनाब अब्दुल तौफीक साहब से दरख्वास्त है कि आप हमारे मेहमानों खुसूसी जनाब बलबीर माधोपुरी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश फरमाएं। जनाब मुश्ताक अहमद साहब से दरख्वास्त है कि आप ताहिर हसन साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। मोहतरमा यास्मीन साहिबा से दरख्वास्त है कि आप मोहतरमा प्रोफेसर हरप्रीत कौर साहिबा की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। हजरात आज की इस महफिल में जो नुमाइंदगी है स्टेज पर भी और मेरे ख्याल से यहाँ जो सामीन हजरात हैं उनमें भी एक पंजाब की खातिर का जो है नुमाइंदगी है। तो मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। देखिए पंजाब का उर्दू और फारसी से एक गहरा ताल्लुक है। ये इसकी जो इब्तिदा हुई है तो यही पंजाब सिंध का इलाका है, पंजाब का इलाका है। और पंजाब देखिए उस वक्त में जो आज पंजाब है वो नहीं था, बल्कि दिल्ली उसमें शामिल थी। और दोनों पंजाब इंडिया पाकिस्तान का जो पंजाब है वो हिमाचल हरियाणा ये पूरा उसके अंदर शामिल था। और यही उस टाइम के बाहर से जो लोग यहाँ तशरीफ लाए यही गुजरगाह थी। वहीं पे जो है इसकी नशोनुमा हुई है उर्दू की। और पंजाब जो है इसका जो लफ्जी मानी है पंच, पंच जो है फारसी का लफ्ज है और इसके पांच, और आप जो है पानी, तो पंच आप जो है वो उसी से पढ़ा है फारसी और अरबी लफ्ज से। तो जाहिर है कि जिस खत्ते की शनाख्त अरबी फारसी से हो उर्दू से हो वो कितना खुश नसीब है, वहां के रहने वाले कितना खुश नसीब हैं। हजरत उर्दू क्लास की जो इब्तिदा थी, उर्दू और फारसी मौसीकी क्लासेस की जो यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में इब्तिदा हुई तो 1969 में जो यहाँ गालिब सदी तकरीबात मुनक्किद हुई थी उसके फौरन बाद से शुरू हो गई थी। और मौसीकी क्लास के अंदर बेगम अख्तर साहिबा और भी कई बड़े फनकार जैसे
उस्ताद चांद खां, उस्ताद रईस अहमद खां, वो यहाँ पर जो उसकी मौसीकी की क्लासेस देते थे। और दूसरे जो असातिज़ा थे उस वक्त में वो फारसी और उर्दू की क्लासेस बाकायदगी से यहाँ ली जाती थी। उसके बाद में सन 99 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक कई बैच उसके हो चुके हैं। गुज़िश्ता जो बैच हुआ था वो सबसे कामयाब बैच यहाँ पर हुआ था, जिसके अंदर 1100 से ज्यादा स्टूडेंट जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के कई ममालिक से उसके अंदर शामिल थे। ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और बहुत कामयाब हमारा सेशन रहा था। दूसरा सेशन भी बहुत कामयाब हुआ और ये सेशन भी बहुत कामयाबी से जो है जारी और सारी। पंजाब ने उर्दू जुबान को कई बड़े शोरा उदबा दिए हैं, जिनमें देखिए इकबाल हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कंवर महेंद्र सिंह बेदी हैं। कंवर महेंद्र सिंह बेदी का कलाम सुनेंगे तो आपको यकीनन बहुत महसूस होंगे। बहुत ही पाया का म्यारी कलाम वो पेश करते थे। और एक दो उनकी जो नज़में हैं या कलाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, इस्लाम के बारे में है, वो अगर कभी आपको मौका पंजाब और पंजाब के जो वहाँ अवाम है उनकी ख्वाहिशात का रखते हुए दीवाना गालिब पंजाबी में हम लोगों ने शाया किया था, जो 9 नवंबर को पंजाबी मुसन्निफ हैं, शायर हैं। पंजाबी में भी आप लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी आपकी तहरीरें हैं। कई किताबें, 13 या 14 किताबें तो मेरे पास आपकी मौजूद हैं। तो हमारे जो आज की सदारत फरमाएंगे दिलदार दहलवी साहब, आप पाए के शायर हैं। मुनफरिद आपका मुनफरिद लब और लहजा है। आपकी शायरी को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोग महसूस करते हैं आपकी शायरी को। और आप अच्छे अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और आज मुझे ये पता चला कि आप एडवोकेट भी हैं, जिससे हमें डर कर रहना चाहिए। अब मैं आखिर में मोहतरमा हरप्रीत कौर साहिबा, यकीन जानिए कि ये इतनी बासलाहियत खातून है कि इन्होंने जिस तरह से इस पूरे माता सुंदरी कॉलेज के गुलदस्ते को सजाया हुआ है, ये इन्हीं की जात की जो है कार फरमाई है। इतनी मेहनत करती हैं और इतनी तरक्की की है। देखिए मैं गवाह हूँ, मैम के जो पीछे इस तरफ ये माता सुंदरी कॉलेज जो गुरुद्वारा के इस तरफ का हिस्सा है, यहाँ था, बहुत छोटा सा था एक। उसके बाद में वहाँ ये शिफ्ट हुआ है। और आपके आने के बाद में माता सुंदरी कॉलेज ने हर सतह पर जो है बहुत तरक्की की है। नई नई यहाँ पर इमारत भी तामीर हुई, अच्छे स्टूडेंट आए, अच्छे फैकल्टी है वहाँ पर। तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी क्या तारीफ करूं। बहुत ही नेक खातून हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं कि उनके जो तलबा हैं वो अब उनकी
मैं आप लोगों के बीच में बहुत कम रह पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत नासाज चल रही है, लेकिन फिर भी मैं सर की दरख्वास्त की तो मैं आ गया। बहरहाल एक शेर से इब्तदा कर रहा हूँ, एक शेर नज़्म कर रहा हूँ आपकी। दाग दहलवी का है। उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की। ये दाग दहलवी ने कब कहा ये शेर और किस तरह कहा, और उनके शागिर्द अल्लामा इकबाल, और अल्लामा इकबाल का कौमी तराना आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस निस्बत से मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा कि दाग दहलवी ने अब से 100 साल पहले कहा कि सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा और बिला झिझक इस बात को कहूंगा, और आप इसको सुनने के लिए भी आमादा होंगे कि सारे जहां से अलग हटकर, ऊपर चलकर आसमानों तक हमारी ज़बां की धूम। बहुत खूब। छोटा सा एक वाकया मैं आप नजर करना चाहूंगा कि मैडम इंदिरा गांधी के जमाने में जब चांद पर हमारी टीम पहुंची, तो मिस्टर शर्मा से जब मैडम इंदिरा गांधी ने बात की कि आप ये बताएं कि आपको वहां से हमारा देश, अपना देश कैसा लग रहा है, तो वहां कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शर्मा जी ने ये अल्फाज कहे। तो देखिए जो बात दाग दहलवी ने कही कि सारे जहां में धूम, वहां हो गई आसमान तक ढेर, किस जबान की, उर्दू जबान की। तो ये तो एक अहमियत की बात थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। और इसी तरह से एक और शेर मैं आपकी नज़र करना चाहूंगा कि उर्दू से कितनी मोहब्बत हम लोगों को है। और आज माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो पिछले 2 साल से ये ऑनलाइन क्लास का तरीका इजाद किया और मुझ खाकसार को इसकी जिम्मेदारी दी, तो दुनिया के बेशतर ममालिक के लोग इससे फैजियाब हो रहे हैं। तो इसके लिए एक शेयर मैं करना चाहूंगा। इस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है, इस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है, शायद इसके बाशिंदों को उर्दू आती है। वाह। तो ये उर्दू एक ऐसी जबान है कि जो किसी फिरके की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, किसी तबके की नहीं है, किसी मुल्क की नहीं है। मुल्क की हदें तोड़कर कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। ये देखिए कि हम यहाँ बैठकर ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने मुल्कों के लोगों को उर्दू सिखा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी के साथ साथ फारसी जबान से भी लोगों का लगाव है और वो भी पढ़ रहे हैं। उर्दू और फारसी का चोली दामन का साथ है। एक तरह से देखा जाए तो उर्दू की माँ फारसी जबान है और फारसी का बेशतर हिस्सा उर्दू में मौजूद है। ग्रामर के एतबार से देख लीजिए, अल्फाजों के एतबार से देख लीजिए, अल्फाजों का कितना लेन देन है। जो एज इट इज अल्फाज पर्शियन के हैं वो उर्दू में बोले जाते हैं और हम लोग समझते हैं, और कोई ये नहीं कहता कि ये फारसी का लफ्ज। और जो ग्रामर है, जो कि तू फारसी की उर्दू में आई है। इजाफत हो, एडिशनल इंडिकेशन या तनवीन अरबी से है लेकिन ये कि उर्दू में आई है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो एराब की मदद से तलफ्फुज चेंज हो जाता है और मीनिंग बदल जाता है। लफ्ज वही रहता है, लफ्ज का स्ट्रक्चर वही होगा। जैसे गुल गिल, गुल गिल, लफ्ज का स्ट्रक्चर वही है, गा और ला, लेकिन साउंड के चेंज होने पर, इंडिकेशन के चेंज होने पर गुल फूल और कितना बड़ा फर्क हो जाता है। इस तरह से सैकड़ों हजारों अल्फाज हैं जो हम लोग बोलते हैं और अपनाते हैं, दिखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ एक बात और मुझे कहनी थी कि पंजाब से अभी सर ने उर्दू का
सिलसिला जोड़ा तो महमूद शिरानी ने अपनी किताब में बाकायदा जो तज़किरा किया है वो यही है कि उर्दू का ताल्लुक, उर्दू की पैदाइश पंजाब से। महमूद शिरानी की जो थीसिस है, रिसर्च है, उसके मुताबिक। बोली जाती थी। ये तो बदकिस्मती कहिए या मैं इसको और कुछ तो कह नहीं सकूंगा कि आफ्टर पार्टीशन ये तकसीम हो गई कि उर्दू अपने बुजुर्गों से कि ऑल इंडिया रेडियो पर जो खबरनामा पेश किया जाता था, रोजनामा, तो वो हिंदुस्तानी जबान में कहा जाता था और जो उसकी लिखी लिपि होती थी, राइटिंग होती थी, वो उर्दू होती थी। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया कि 1950 तक गालिबन ऑल इंडिया रेडियो से अब आप रोजनामा सुनिए, तो वो रोजनामा जो लिखा होता था वो बताते हैं कि उर्दू में लिखा होता था, वो हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो हिंदुस्तानी जबान है ये, और इसका तालमेल फारसी उर्दू का कितना करीब है ये मैंने अभी आपको बताया कि फारसी के बेशतर अल्फाज हम लोग बोलते हैं और समझते नहीं कि ये फारसी का है, लेकिन बोलते हैं। एराब के तौर पर, ग्रामर के तौर पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी सी फर्क की वजह से मीनिंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, गुल और गिल। और इसी को अगर हम आगे पंजाब समाचार की 59,000 पर डे की सर्कुलेशन है। अब वो जलंधर से छपता है, तो आप ये सोचिए कि वो जब जलंधर से छपता है वो वहीं को सर्कुलेट होता होगा, तो कितनी बड़ी तादाद है उर्दू पढ़ने वालों की। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, कि देखिए पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अगर आप चले जाएं, मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, डेपुटेशन से यहाँ पे गया हुआ था, तो मैं मेरी ड्यूटी लिटरेसी के अंदर लगी। और मैं गांव गांव, वहाँ हम लोग, एक जीप होती थी हमारी, उसमें टाइपराइटर वगैरह सारी स्टेशनरी होती थी। और जब गांव में जिसके यहाँ जाकर के हम लोग पहले बैठ जाते थे, पता ये चलता था कि हमें बिना कहे वो खाना और नाश्ता और सारी चीजें तैयार मिलती। दूसरे के यहाँ गए तो उनमें आपस में झगड़ा हो रहा कि नहीं भाई पहले मेरे यहाँ आए थे, मैंने तैयार कर लिया, तुम नहीं कराओगे। वो कह रहा नहीं, मेरे यहाँ खाना जो है आज इनका खाना मेरे यहाँ होता है। ये पूरा सिलसिला, कई कई गिलास लस्सी पी जाते थे, दूध पीते थे हम लोग। तो ये बड़ा दिल है उन लोगों का। इसीलिए देखिए वहाँ जिसकी नशो नुमा हुई है पंजाब उर्दू की, इसकी वजह एक ये भी रही है कि पंजाबी जो है माशाल्लाह से बहुत वसी कल्ब होते हैं। तो अब मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ में बलबीर माधोपुरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। दो तीन बातें मैं करनी है, ज्यादा नहीं करनी। जो इन्होंने बात की है लैंग्वेज की, पंजाब के उर्दू की, जब मैं बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो
चिट्ठियां बांटने, हमारे स्कूल में ही एक पोस्ट ऑफिस था, तो चिट्ठियां बांटने का एक मेरे को और एक और आदमी लड़के को हम 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक देने जाते थे। उस वक्त तो पोस्ट कार्ड होते थे, तो उसमें उर्दू के ना पोस्ट कार्ड लिखे होते थे। हमारे को नहीं पता था कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन जो हमारे रिश्तेदारों के भी आते थे उस वक्त लेटर जो है तो वो उर्दू में होते थे जी। तो बुजुर्ग आदमी जो है ना, जिसको हम उधर पार्टीशन वाला हम पंजाब कहते हैं, पाकिस्तान वाला जैसे शाहमुखी बोलते हैं, शाहमुखी लैंग्वेज, तो वो लिखा होता था। जब पढ़ के हमारे को सुनाया जाता था, जब मेरे फादर को सुनाया जाता था, या वो खुद भी पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत है, तो जैसे हम पंजाबी बोलते हैं वैसे ही उस पे लिखा सुनने में वैसे ही था शाहमुखी में, लेकिन उसकी जो अल्फाबेट्स थे वो उर्दू थे। दूसरा, मैंने ये देखा कि जो पुराने टीचर थे हमारे, या कुछ भी है, जब मैं भी हूँ इसमें लिखने वालों में, तो हमारी लैंग्वेज में जो मेरी लैंग्वेज है खास तौर पे गाँव वाली, उसमें 70% वर्ड जो है वो उर्दू के। रोटी तवा परात सब जगह प्रचलित है ना, ये भी पर्शियन है जी। तो मैं ये देखता हूँ कि रोटी शब्द जो है, चाहे इंडिया में चल जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चल जाओ, सारे लोग समझते हैं कि रोटी क्या है, तवा परात सब समझते हैं, बाकी चीजें हैं। तो जैसे गुरबाणी में भी रह रहा था ये शब्द सारे जो है पर्शियन शब्द, तो जो इसकी एक पुल बनता है, एक ब्रिज बनता है दोनों लैंग्वेज के बीच में, पंजाबी में और उर्दू में, आगे कह लीजिए पर्शियन में। हमारे बहुत सारे शब्द जो है, जैसे मैं पहले कहा कि इतने हमारे को पता नहीं चलता कि उर्दू का है कि पर्शियन। हम यूज डेली हम अपने घर में भी करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे लिखते जो है राइटिंग, या जो मेरी उम्र के आदमी है, मैं किसी को सुनाता हूँ कोई बात, कह रहे जा रहे इसमें हिंदी डाल दो थोड़ी सी ताकि समझ आए, क्योंकि हमारा लिखने का सोचने समझने का तरीका जो है ना उसी टच के हिसाब से है जो हमारे बुजुर्गों का था गाँव में। क्योंकि इसलिए था कि हमारे पंजाब में जो पार्टीशन से पहले जो पॉपुलेशन थी वो सिख हिंदू को मिला के उसको से भी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, खास तौर पे हमारा एरिया जिसको दोआबा कहते हैं, दोआब, तो पानियों के बीच का जो एक इलाका है उसको जो बोलते हैं। अभी रिसेंटली हमने और भी बहुत सारी बातें ऐसी देखी हैं कि पार्टीशन से पहले जो हमने देखा, पहले तक नहीं देखा, जो बाद वाली बात है, उसके जो लोगों के मनों में बातचीत है, उर्दू के बारे में प्यार है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे फादर ने कई बार कहा कि उर्दू जैसी कोई जुबान नहीं, इतनी मिठास इसमें है, इतना इसमें शब्द लिखा। तो एक तरीका होता है ना बात करने का, हमारे पंजाबी लाठमार भी होते हैं ना, सीधी बोल देते हैं बात, तो उसमें जो लहजा जो है उर्दू का वो बहुत अलग, बहुत एक तरीके का, जैसे जब मेरे को पता नहीं लगता कि मैं कौन सा शब्द अपना के समझ भी, अपनापन जो है, उसमें जो एक वार्मनेस है शब्दों की, एक रिस्पेक्ट जो शब्दों की है, वो उर्दू में अभी भी गांव गांव में सिलाई जाती है। उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा यार ऐसी बात की है। आम आम लोगों की मैं बात करता हूँ, लैंग्वेज के हिसाब से जो बातें हम करते हैं, थोड़ी सी मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ एक बात का है, हालांकि मेरे को करनी नहीं चाहिए वो, कि जब मेरी किताबें उधर पाकिस्तान में छपी, तीन तीन किताबें चार छपी हैं मेरी, दो दो तीन तीन पब्लिशरों ने छपी है, आगे लड़के PhD या फिर जो भी करते हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन ये है कि वहाँ जो फंक्शन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नसर लिखनी है तो उनकी किताबों से लिखनी चाहिए, क्योंकि मिक्स है, मिक्स टाइप है, मतलब ये नहीं है कि रिलीजन अपनी जगह है, इंसानियत एक तरह से, तो हम दोनों का सुमेल करके कैसे चल सकते हैं। ये शब्द, ये लैंग्वेज हमारे को जोड़ती है, तो पंजाब उधर वाला हो इधर वाला हो, अभी मैं कहीं और भी भेजी थी किताबें, अभी मैं आपको गिफ्ट भी करूंगा। नी
मेरी मैं 2 कॉपी लेकर आया हूँ आपकी लाइब्रेरी के लिए। कि एक नावल जो मेरा मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी बोल पड़ी का मतलब कि जैसे गरीब आदमी भी बोलने लग गए, औरत भी बोलने लग गई, वो भी सोच लिया कि मेरे को ह्यूमन राइट्स मिले, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की बात हो। तो मैं 2 कॉपी आपकी लाइब्रेरी के लिए लेकर आया हूँ। उर्दू में 4 तरीकों है ना, तो मैं लिख दूँ। तो उसमें भी जो शब्द जो सारा उर्दू में हुआ, मलेरकोटला से ट्रांसलेट हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लैंग्वेज है, इसका कोई रिलीजन नहीं है, इसका सिर्फ के सिर्फ वास्ता जो है इंसानियत के साथ है। एक धर्म के साथ जोड़ के बात करनी वो भी गलत है। चाहे हम पंजाबी वाले अपनी करते रहते हैं, उर्दू वाले जो दूसरे इंग्लिश वाले भी करते हैं, ये नहीं है कि वो कम नहीं वो भी ऐसे करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमने जोड़ना है लोगों को लैंग्वेज के थ्रू। तो इनको जोड़ने के लिए इस तरह के जो एफर्ट आपने किए हैं, शुरू किए हैं, ये बहुत ही श्लाघाजोग है, बहुत अप्रिसिएशन वाले हैं। तो ये इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे को नचीज को इधर बुला के और भी आपने किया। अच्छा, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव माय मदर टंग पंजाबी, उर्दू फर्स्ट। बहुत शुक्रिया माधवपुरी साहब। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने इतनी किताबें तस्नीफ की हैं। और जो आपने मुझे पहले किताबें मुझे आपने गिफ्ट की थी, ये पेश की थी, वो मैंने यहाँ की लाइब्रेरी में महफूज करा दी थी। और आप इतना ख्याल रखते हैं, कभी फिर लाए हैं आप यहाँ किताबें, इंशाल्लाह ये आपकी हमारी लाइब्रेरी में महफूज रहेंगी, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। देखिए, उर्दू जो लफ्ज है, ये उर्दू जबान जो है, ये जोड़ने का ही काम करती है। और इसका इस जबान के अंदर हर, मेरा ख्याल से हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से बाहर की हर जबान के बेहतरीन अल्फाज इसके अंदर मौजूद है। जिसके अंदर फ्लो है वो उर्दू के अंदर उर्दू ने अपना लिया। अरबी के अल्फाज भी हैं, फारसी के भी हैं, सराइकी के भी हैं, सिंधी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, पश्तो के भी अल्फाज इसके अंदर है, हिंदी के भी अल्फाज हैं, संस्कृत के भी अल्फाज हैं। तो ये तो मजमुआ है जबानों का। अब बेहतरीन जुबान है, इसको और सब इससे वाकिफ है और मतलब प्यार करते हैं सब लोग, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा जो है पसंद किया जाता है कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जुबान। तो यह खुश नसीबी है हमारी, हम सब उर्दू वालों की और उर्दू जुबान की भी। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरमा हरप्रीत कौर साहिबा, प्रिंसिपल माता सुंदरी कॉलेज, देखिए ये बहुत ही खूबियों की माली खातून है और बहुत नेक खातून है, नज्म नस्ब बहुत उम्दा तरीके से चलाती हैं, कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। और मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं वो कुछ हासिल भी नहीं कर सका आपके बारे में, वरना तो मैं कुछ बताना चाहता था। तो बहरहाल आप हमारी मोहतरम हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने कलमात से नवाजें। डॉक्टर इल्तिस का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सामने आती रही हूँ माता सुंदरी कॉलेज में, मुझे 4 साल होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं गालिब इंस्टीट्यूट को देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ पढ़ने लिखने की जो बात है कि वहाँ का कुछ लिटरेचर ले करके और कुछ पढ़ूं भी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और एक सिलसिला शुरू हुआ है। और दूसरे जो डिग्निटरीज हमारे स्टेज पे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सारे जो सभागार में सब उपस्थित है उनका बहुत बहुत वेलकम भी, स्वागत है। और आज का जो कार्यक्रम, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर इद्रिस ने, कि ये हम उर्दू जुबान को सिखाने के लिए है। मेरा मानना है कि किसी भी जुबान को सीखने से एक कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, आपकी जो बुद्धि है उसमें शार्पनेस आ जाती है, आप और ज्यादा है सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नौजवानों के लिए तो मैं जरूर कहूंगी कि आजकल जो है सिर्फ एक MA BA लेने से या और डिग्री लेने से ही नहीं आपको जो है रोजगार मिलता। रोजगार आपको अपनी भाषा, अपनी जुबान सीखने के बाद भी मिलेगा, चाहे आप पंजाबी पढ़ें चाहे आप उर्दू पढ़ें।
बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप घर बैठे जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो है जरूर है जुबान सीखिए, और जितनी जुबान आपको आएगी उतना ही आपका माइंड जो है शार्प होगा और बहुत आप जो है चीजें सीख सकेंगे। दूसरी बात जो ये है, अगर हम जुबान को सीखते हैं तो वो जुबान को सिर्फ सीखना ही नहीं है, उससे जुड़े जो कल्चर है, पूरी सभ्यता और संस्कार जो है उनको आप सीखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पर्शियन और उर्दू को नहीं पढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको हम नहीं समझ सकते। 11वीं सदी में पर्शिया से सुल्तान जैसे रजिया सुल्तान भी उस डायनेस्टी में रही हैं, और उन्होंने राज किया। रूमी आते थे, यहाँ पे रूमी रहते थे, और यहाँ ये जो कल्चर में एक जो है आपस में लेना देना रहा है, और कल्चर जो है आगे बढ़ता गया, तो वो आके ठहरे। जैसे आर्किटेक्चर में कितना बदलाव आया, आर्किटेक्चर में बहुत सी खूबियां हैं जो हमने पर्शिया से, पर्शियन कल्चर से ली है। जैसे हमने ये जो चार बाग का जो कंसेप्ट है, चार बाग जो स्वर्ग की कल्पना है, तो स्वर्ग की कल्पना को, क्योंकि बाग जो है हमारे हिंदुस्तान में नहीं थे उस समय, तो ये बाग जो है ये मुगल डायनेस्टी ने ही लेके आए हैं कि ये बागों को बनाया, और ये कल्पना थी कि स्वर्ग ऐसा हो। तो अगर अगर हम आर्किटेक्चर को समझना चाहेंगे तो हमें पर्शियन और वो जो है पर्शिया को देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है सारी ज़बानें जो है घुल मिल गई। पंजाब में उर्दू का उद्भव हुआ, वहां पे निकली, और एक ये मेल जोल की भाषा है, जैसे कि डॉक्टर विद्या ने बताया कि इतने सारे जुबान जो है उसमें ब्रिज भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें बहुत सारी जो है भाषाओं का एक मिला जुला जो रूप है। और टर्किश में जो हम उर्दू का मतलब है, उसमें मतलब ही मिलिट्री होता है, तो ये मिलिट्री कैंप्स में जो है बोली जाएगी, और वहीं जैसे निकली है। तो वहां पे हर तरह के लोग होते थे, और आपस में मेल जोल भाईचारा बढ़ाने के लिए एक जुबान का जो एक कंपोजिट कल्चर जो है हमारे सामने उर्दू के रूप में आया। तो यहीं से उर्दू का उद्भव हुआ, और पंजाब में जैसे जो है उर्दू बढ़ी भी, और पंजाब, दिल्ली दिल्ली में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ उर्दू जो है बहुत बोली गई, या फिर हैदराबाद में जाकर के वहाँ पे भी हमारे उर्दू बोलने वाले बहुत हैं। तो हमारे, और यहाँ ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन बाहर देशों में भी उर्दू बोलने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए उर्दू जुबान जो है बहुत फैली हुई है और बहुत खूबसूरत है। एक थोड़ी सी वाकया मैं दो, हम जब क्योंकि हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बच्ची जो थोड़ी इस बैकग्राउंड से थी और वो उर्दू बोलती थी, तो बाकी मुझे उसको हमेशा कहते थे इससे ज्यादा मजाक नहीं करना है, ये बहुत लहजे वाली लड़की है। तो मतलब ये देखिए कि एक कल्चर है कि कितना जुबान में कितनी मिठास है, कि वो आप सुनते ही आप जो है खुशी से आपको अच्छा लगता है। और जो बातें हैं कि एक रोजगार भी देती है, एक सभ्यता से हमें जोड़ती है। लेकिन जो हिंदवी का कंसेप्ट आया, उर्दू और हिंदी का जो मिक्स है, अगर मैं देखूं, अगर मैं अपनी जो है कल्चर को पढ़ना चाहती हूँ पंजाबी में, मैं गुरु नानक देव जी को पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पढ़ सकती जब तक मैं उर्दू के बारे में उनके जो है, क्योंकि लिखत में गुरु नानक देव जी पाकपटम 2 बार गए और वहां से बाबा फरीद की वाणी मिलके आए। एक बार गए, दोबारा गए, और उन्होंने शायद वो ऑथेंटिकेट करने गए कि ये वाणी शायद बाबा फरीद की है कि नहीं। तो कितना ज्यादा, और बाबा फरीद के सामने आज हम मत्था भी टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी सम्मिलित है। तो ये सब बातें जो है हमें आपस में एक दूसरे से पास लेके आती हैं, हम नजदीकियां बढ़ाती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का हम देखें तो वो उर्दू के कितने बड़े ज्ञाता थे, उर्दू पर्शियन, और पर्शियन की कितनी अच्छी जो है जो जफरनामा, जफरनामा ये जैसे मैंने सुना कि कई कंट्रीज में जफरनामा एज अ टेक्स्ट पढ़ाया जाता है। जो हम जफरनामा एज अ टेक्स्ट यहाँ पे नहीं पाते, वो जो है मिडिल ईस्ट की बहुत सारी, जैसे ईरान है या और भी देश हैं, वो जफरनामा को एज अ टेक्स्ट पढ़ाते हैं। तो तो हमारी नजदीकियां हैं। तो अगर हमने भारतीय हिंदुस्तान को समझना है, भारत को समझना है, तो उर्दू को समझना, और ये सब जो हमारी पुरानी कल्चर है उसको साथ लेके चलना है, तभी हम आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ेगा, और हमारी जो सोच है वो आगे बढ़ेगी। मैं इतिहास को नहीं समझ सकती हूँ जब तक कि मैं उर्दू के या पर्शियन टेक्स्ट को नहीं समझती। एक और हमारे जो सिख जनरल हुए हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में वो 8 साल यहाँ पे रहे नॉर्थ इंडिया में, और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो दमनकारी,
मैं ये कहती हूँ कि दमनकारी जो है हर जगह होते हैं, दमनकारी शासन को उन्होंने उसके खिलाफ बात करी। लेकिन जो है उनके बारे में बहुत कुछ भी लिखा गया, लेकिन कई बातें ऐसी भी लिखी गई जैसे सिखों के बारे में पर्शियन स्कॉलर्स ने भी ऐसी लिखी कि अगर कहीं युद्ध में अगर नैतिकता की बात करते हैं तो सिख करते हैं। तो इस तरह की बातें मैं अगर उर्दू और पर्शियन नहीं पढ़ पाती हूँ और उसको नहीं समझती हूँ, उन टेक्स्ट को नहीं रेफर करती हूँ, तो ये बातें हमारे सामने नहीं आ सकती। तो एक ये और इसी को हमने आगे लेके चलना है। नौजवान पीढ़ी को हमने अपने इतिहास के बारे में भी बताना है और आगे जाकर के जो है इनको रोजगार भी देना है, क्योंकि रोजगार की भी कोई भाषा नहीं होती और हर भाषा अपनी जो है जगह बना लेती है। तो इसीलिए जो आप जो आज कर रहे हैं कि आपने जो आगे भी पढ़ाया बच्चों को और देश विदेशों से मेरे ख्याल में जुड़े हुए हैं, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपने ऐसा सोचा, तो आप सचमुच ही बहुत ही कांग्रेचुलेशंस है आपको और बहुत तारीफ के काबिल हैं कि आपने ऐसा सोचा। और आगे भी चाहेंगे कि आप ज़रूर ऐसा करते रहें और हम चाहेंगे, हमने भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था, जिसमें हमने बच्चों को बेसिक उर्दू सिखाई थी और न सिर्फ केवल बच्चे, बल्कि बहुत सारे मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी उसमें पूरे 30 आवर्स वो बैठे हैं और उन्होंने टेस्ट भी दिया है बकायदा। तो मतलब इतनी एक खिंच है, इतनी खिंचाव है उसमें ज़ुबान में कि हम सब सीखना चाहते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है और आगे हम सीखते रहें और आपस में प्यार और भाईचारा और बना रहे हमारा, मेरा यही मानना है। धन्यवाद। हजरात, आप प्रिंसिपल साहबा की आलिमाना गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। मैम, हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है और उसके अंदर एमए स्टूडेंट तक के लिए बहुत सरमाया यहाँ पर मौजूद है और हमने उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ तशरीफ लाते हैं, रिसर्च करते हैं, जो पढ़ते हैं बैठ करके, फोटो कॉपी कराने की, चाय वगैरह की, कि अगर यहाँ आए बैठे हैं तो चाय 2-3 मरतबा उनको जो है हम लोग पेश करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने उर्दू उर्दू डिपार्टमेंट का आपका जो शोबा है, उसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट है यहाँ, अगर तारीख की किताबें भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप उनको यहाँ भेजा करें, जिससे कि वो इस्तेफादा करें, पढ़ें यहाँ आकर। और हमारी तरफ से हर मुमकिन उनकी जो है मदद की जाएगी। देखिए, सिख मजहब का जो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है हरमिंदर सिंह साहिब, मेरे ख्याल से मुझे तो खैर काफी दिन से मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि ना मालूम हो। जब उसकी नींव रखी गई तो मीर मियां साहब ने रखी। ये भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। आज किसी मस्जिद की तामीर हो रही हो, मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, तो कोई किसी दूसरे मजहब वाले को नहीं बुलाता है। वो जमाना वो था और बस ये कल्ब थे, उन्होंने वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत इज्जत करते थे। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और कई मुस्लिम सूफियों का जो है कलाम उसके अंदर मौजूद है, जिसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जिसकी बड़ी ताजीम की जाती है। अब मैं आखिर में इस जलसे के साथ दिलदार देहलवी साहब से दरख्वास्त करूंगा। सबसे पहले तो उनसे दरख्वास्त ये है कि वो एक अच्छे शायर हैं, माशाल्लाह बहुत मशहूर शायर हैं और सब बहुत पसंद किए जाते हैं, कि अपना कलाम पेश फरमाएं पहले, फिर उसके बाद में जो है अपने सदारती कलमात से हम लोगों को मुस्तफीद करें। डॉक्टर अजीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा, प्रोग्राम शुरू करने से, अपनी तरीक शुरू करने से पहले गजल के कुछ शेर सुनना चाहते हैं, तो मुलाहिजा करो। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर, कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की। क्या कहना, बहुत कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की।
कौन जाने कब बदल देगा खुदा, कौन जाने कब बदल देगा खुदा, बात मत करते रहो तकदीर, बात मत करते रहो तकदीर की। जिंदगी सदियों नहीं पाता, जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई, लाख ले कोई दुआएं पीर की, लाख ले कोई दुआएं पीर की, कि मांग कर तुमने दुआएं क्या की, मांग कर तुमने दुआएं क्या किया, यार कोशिश तो करो तकदीर की। ये शेर देखें कि ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, इश्क ने तो आरज़ू तामीर की, इश्क ने तो आरज़ू तामीर की। और आखिरी शेर, खून से खत लिख दिया दिलदार, खून से खत लिख दिया दिलदार ने, और तारीफें हुई तहरीर की, और तारीफें हुई तहरीर की, कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर। जैसे उर्दू और हिंदी जबान का रिश्ता, वैसे ही पर्शियन और उर्दू जबान का रिश्ता। मेरे वालिद उर्दू का न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे, पर शायद मैंने कभी उर्दू जुबान ना तो सीखने की कोशिश की ना समझ। मैंने 1980 में जब पहली बार जगजीत सिंह की गजल गाई हुई गजल सुनी कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना। उस दिन से मुझे उर्दू शायरी से मोहब्बत, समझना शुरू किया। जगजीत सिंह की उसके बाद जितने कंसर्ट हुए देखे, उसके बाद फिल्मी गाने सुनने बंद किए, सिर्फ शायरी पे। यही था कि शायरी में क्या है कि इसमें सिर्फ 2 लाइन में पूरी बात कही, पूरी वजह, अगले शेर में दूसरी बात। जहां तक सीखने की बात है, इन्होंने सही कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं। मैंने जब शायरी करनी शुरू की तो उसके बाद 60 साल की उम्र में आके मैंने उर्दू जुबान सीखी, और आज भी सीखी। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, या जो मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती है, उनके बच्चे भी शायद उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनका ध्यान नहीं है। वो सोचते हैं कि उर्दू पढ़ लिख कर शायद हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। पर मेरा ख्याल यह है कि आपको अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आप अपने कल्चर से दूर होते हैं तो आप जिंदगी में कई चीजों से महसूस। आज भी जब कब मुशायरे होते हैं, जश्न रेख्ता में जाएं, वहां 25 साल से लेकर 40 साल तक के नौजवान लड़के और लड़कियां उर्दू शायरी सुनने के लिए आते हैं। तो उससे पता चलता है कि लोगों में उर्दू के प्रति आज भी इतनी मोहब्बत है। उर्दू जबान एक अदबी और मीठी जबान है कि जैसे मुंह में चाशनी। मुझे ये कहते हुए कोई नहीं कि मुझे उर्दू जबान से इश्क है, इसलिए नहीं कि मैं शायरी करता हूँ, बल्कि इसलिए इसमें एक अदब है और एक मिठास है जबान। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप सरदार होकर उर्दू जबान बोलते हैं।
मेरा जवाब ये होता है कि जो भाषा है वो किसी की बकौती नहीं, किसी एक की नहीं, वो सबकी है। चाहे वो उर्दू, चाहे हिंदी हो। हिंदी में 40-50% जो उर्दू भाषा के लफ्ज हैं, हिंदी बोलने वाले भी उससे अनजान है कि हम उर्दू भाषा के। तो जो उर्दू आजकल के आप देखें फेसबुक पे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो उर्दू शायरी की तरफ मुड़ रहे हैं। जो कविता लिखते थे, छंद मुक्त या छंद कविताएं लिखते थे, वो भी गजल की तरफ मुड़ रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जो उर्दू शायरी में जो कशिश है वो शायद किसी और जुबान की कविता में नहीं मिलेगी। हिंदी की कविता ले लीजिए, जो उर्दू जुबान जब मौसीकी म्यूजिक के साथ पेश की जाती है, वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाए। आपको वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कब बीत है। यही खासियत है। जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू जुबान सिर्फ मुस्लिम कौम की जुबान है, तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसे फिरका परस्त लोग हैं जो इस जुबान पे सिर्फ मुसलमानों का हक मानते हैं। मेरा मानना ये जुबान पूरे हिंदुस्तान की है और सबको सीखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दिलदार साहब। देखिए, इससे हॉल के अंदर एक शख्सियत ऐसी यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे शाह नवाज साहब, कि आप बैंक में ऑफिसर रहे और ड्रामे की दुनिया से जुड़े रहे, और अब आकर के आपने उर्दू एमए में एडमिशन लिया है और जुबान को पढ़ रहे हैं। तो जुबान की तो देखिए बड़ी अहमियत है इसकी, उर्दू की, कि ये सबको जोड़ने वाली जुबान है और इंशाल्लाह तरक्की करेगी ये। देखिए, पहले तो ये था कि जब हमारा पहला दूसरा बैच हुआ था तो उसमें सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। उस वक्त में जब हमने उनसे मालूम किया कि भाई आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप उर्दू जबान सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें एक तो एक इंक्रीमेंट मिलता है, उस वक्त मिलता होगा, अब शायद नहीं होगा, इंक्रीमेंट मिलता है। दूसरा, हमें जो है इसमें प्रमोशन के भी हमारे चांसेस जो है इसमें बढ़ जाते हैं, कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि कोई नहीं पढ़ पाता। अगर कोई एक्सपर्ट होता है, ये पढ़ लेता है, तो उसको ऑफिसर्स की अच्छी उसमें गुड बुक में जो है वो आ जाता है। इसलिए हम लोग जो है उर्दू पढ़ना है। बहरहाल, उर्दू एक मीठी शेरनी जुबान है, हर जुबान के अल्फाज इसके अंदर मौजूद हैं, हर शख्स इसको पढ़ेगा, आएगा। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे पास महीने में कम से कम 8-10 बच्चियां, लड़कियां और लड़के आते हैं, नौजवान, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 15-16 साल या 18 साल 20 साल होती होगी, और वो आकर के कहते हैं कि हमें उर्दू सीखनी है, कैसे सीखें। तो अब जैसे बैच हमारा शुरू हो गया तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई बैच में हमारा एडमिशन ले लीजिएगा, या फिर ऐसा है कि जामा मस्जिद पे चले जाइए, ये अल्फाबेट्स का कायदा मिलता है, उसमें हिंदी इंग्लिश के थ्रू भी पढ़ाने का जो है उसके अंदर वो है, आप उसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है। लेकिन उनके ये बताइए कि आप उर्दू को क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो उनका कहना ये होता है कि साहब, उर्दू की शायरी बहुत पता हो और मुझे शायरी का शौक है, मैं बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ये एक मामला है। दिल्ली में एक सलमान पब्लिक स्कूल के नाम से है, 6-7 स्कूल हैं, बहुत मशहूर हैं। उनके जो चेयरमैन हैं शिवदत्त सलमान साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे ये समझिए कि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं अपनी वालिद की तरह से जो है उस नज़र से उनको देखता हूँ। बहुत पहले वो यहाँ तशरीफ लाए और उनके समधी भी थे ब्रिगेडियर केन सिंह साहब, और आकर के वो उन्होंने उर्दू फारसी की किताबें, और वो ऐसी मतलब जो बड़ी अदबी किताबें थी, उनका नाम जब लिया, उन्होंने कहा भाई मम्मी ये चाहिए ये चाहिए। मतलब सर, आपको उर्दू आती है क्या? कहने लगे तुमसे ज्यादा आती है मुझे उर्दू। और बहुत ही उनका पुख्ता राइटिंग। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, किसी टीचर का इंतजाम कराओ, मेरी जो बहू है, इनकी केन सिंह साहब जो है ब्रिगेडियर, इनकी बेटी उर्दू पढ़ना चाहती है और वो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है। मैंने उनका इंतजाम किया और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ना पढ़ना और लिखना दोनों सीख गई।
फिर उसके बाद में उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा पोता है शंकर, वो 8th क्लास, वो 9th क्लास में जा रहा है और वो वसंत पहली स्कूल में पढ़ता था बच्चा। उसने, वो उसकी ख्वाहिश है कि वो उर्दू एज ए सब्जेक्ट लेना चाहता है 9th और 10th। मैंने बहुत तलाश किया, कोई टीचर मिल जाए, कोई जाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसकी शर्त ये थी कि जी घर पे आकर के वहाँ पूसा रोड पे पढ़ा दें और सैटरडे संडे में आ जाए 1 घंटे के लिए, मेरी गाड़ी आएगी, लेकर के जाएगी आपको, छोड़ के भी आएगी, और जो पैसे कहेंगे वो भी हम लोग तो आपको दे, उनको दे देंगे। बहरहाल मैंने बहुत तलाश किया, यहाँ कोई जाने के लिए राजी नहीं हुआ और मैं उनका इतना लिहाज करता था, इतना एहतराम करता था, मैंने कहा कि सर मैं आऊंगा पढ़ाने। मैंने उस बच्चे को सैटरडे संडे 2 साल तक मैंने पढ़ाया। आज वो बच्चा अमेरिका में है, मुझे उर्दू में वहां से मैसेज करता है सारे, वहां पे भी उसकी जो तलाश होती है अपने टॉपिक के अलावा उर्दू किताबों की तलाश होती है, उर्दू नॉवेल लेता है, उनको पढ़ता है, फिर मुझे बताता है वहां से, मैं फोन करके कि सर मैंने ये पढ़ा है, आज मैंने ये नॉवेल पढ़ा है, अब मैं ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए ये तो जुबान पूरी दुनिया में फैल रही है, फैलेगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है सबकी। और आप जैसे लोग यहाँ हरप्रीत साहिबा है, हमारे दिलदार भाई हैं, शायर हैं, बलबीर साहब हैं, और बाकी अखबार साहब जो सब बैठे हुए मिलाप से आए हुए हैं, मैडम है, सब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, तो बड़ी उम्मीद है। बहरहाल आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं इसके लिए गालिब शुक्र की जानिब से और खुद बहुत ही मशहूर ममनून हूँ सभी हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लाए, अपना बहुत अहम वक्त दिया। आपसे दरख्वास्त है कि एक दो चाय नोश फरमाए, और आपसे दरख्वास्त है कि आप अंदर अच्छा देना चाहते हैं सबके सामने। हाँ जी 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 जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझको पेश फरमाए। इंग्लिश में एक अंग्रेज कर रहा, कनाडा से ट्रांसलेशन कर रहा है इंग्लिश।